हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10th की बुक उर्दू की बुक दरक्षा का हिस्सा नज्म से दूसरी नज्म नंबर 2 जो कि है इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको इस वीडियो में इस चैप्टर से मुतालिक मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो नज्म है इंडिया गेट, ये किसकी तख्लीक है, यानी कि किसने लिखी है? जगन्नाथ आज़ाद ने लिखी है। जगन्नाथ आज़ाद कौन थे? तो हम लोग चैप्टर इंडिया गेट के बारे में, तो इस नज्म के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ये जो शायर हैं जगन्नाथ आज़ाद जिन्होंने इंडिया गेट नज्म लिखी है, इनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो शायर और चैप्टर दोनों से आते हैं। तो हम लोग को दोनों चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, ये शायर के मुतालिक भी और चैप्टर के मुतालिक भी। तो आइए पहले हम लोग जगन्नाथ आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं। जगन्नाथ आज़ाद इनका पूरा नाम था। इनके वालिद का नाम तिलोक चंद महरूम था, जो कि अपने वक्त के एक बहुत मशहूर शायर थे। इनकी पैदाइश 5 दिसंबर सन 1918 को पाकिस्तान के ज़िला मियां नवाली के ईसा खेली कस्बा में हुई। इनकी वफ़ात 2004 में दिल्ली में हुई। तालीम, इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने वालिद से हासिल की, जो कि एक स्कूल में उस्ताद थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने मिडिल का इम्तिहान पास किया। इसके बाद उन्होंने मोहन राय हिंदू हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। फिर रावलपिंडी के डीएवी कॉलेज में उन्होंने 1933 में एफए का इम्तिहान पास किया और 1944 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी में एमए किया। आज़ादी के साथ जब मुल्क का तकसीम अमल में आया, यानी कि बंटवारा, आज़ादी के बाद जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो जगन्नाथ आज़ाद 1947 में दिल्ली चले आए। उन्होंने यहाँ कई किस्म की मुलाजमत की। आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू बहाल हुए और 1983 तक इस ओहदे पर फायज रहे। यानी कि जब आज़ादी के बाद जब मुल्क का तकसीम हुआ, ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, पाकिस्तान के ज़िला मियां नवाली के ईसा ख्याली कस्बा में। तो जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो ये हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान में उन्होंने काफ़ी सारी मुलाजमत की, यानी कि नौकरियां की, और आखिर में उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में सदर शोबा यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सदर यानी कि एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, किसका? उर्दू डिपार्टमेंट के ये हेड बने और 1983 तक इसी ओहदे पर ये फायज रहे, इसी पोस्ट पर रहे। अब हम लोग इनका नज्म निगारी यानी इनकी अदबी खिदमात थी, जो उर्दू अदब में इन्होंने अपने जो काम किया है, इसके बारे में, जो इनके नज्म निगार की हैसियत से ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। इनकी नज्म निगारी, जगन्नाथ आज़ाद का शुमार कौमी सतह के उर्दू शौरा में होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हुब्बुल वतन, कौमी सतह यानी कि बहुत ज़्यादा अपनी वतन को मोहब्बत करने वाले। जगन्नाथ आज़ाद एक फितरी शायर थे। वो आमतौर से नज्म की शायरी के लिए मशहूर हुए, यानी कि वो नज्म निगार की हैसियत से ज़्यादा मशहूर हुए। उनके वालिद भी उर्दू के मशहूर शायर थे। वो गज़ल गोई और नज्म निगारी पर यकसा महारत रखते थे, यानी कि गज़ल और नज्म दोनों में उनको बहुत ज़्यादा महारत थी। एक मुहक्किक की हैसियत से भी उन्होंने उर्दू तहकीक की अहम खिदमत अंजाम दी। जगन्नाथ आज़ाद ने, वो तरक्की पसंद दौर के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों में क्लासिकी और रिवायती रंग को फीका नहीं पड़ने दिया, यानी कि जो जदीद नज़्म का इर्तिका है वो उसमें जगन्नाथ आज़ाद ने बहुत ही ज़्यादा अहम जो था रोल वो निभाया। उन्होंने क्लासिकी और रिवायती रंग जो था उसको फीका नहीं पड़ने दिया। क्लासिकी और रिवायती यानी कि अपनी जो रिवायत है, अपनी जो तहजीब है, उसको उन्होंने फीका नहीं पड़ने दिया। हाली और आज़ाद ने जदीद उर्दू नज़्म में जिन रिवायतों को फ़रोग़ दिया, उन रिवायतों को आगे बढ़ाने में जगन्नाथ आज़ाद का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो जो हाली और आज़ाद वगैरह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वगैरह ने जिस तरह से जो अपने कलाम वलाम कहे, तो इसको आगे उसी रिवायत को जगन्नाथ आज़ाद ने भी बढ़ाने का काम किया। तरक्की पसंद तहरीक में इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है वो निभाया। तो ये था जगन्नाथ आज़ाद का मुकम्मल तारुफ, उनकी हालात ज़िंदगी, उनकी पैदाइश, उनका वालिद, और उसके अलावा उनकी तालीम और तरबियत और उनके जो अदबी खिदमत है, वो पूरा टॉपिक जो है वो जगन्नाथ आज़ाद के बारे में। तो अगर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए उनकी हालात ज़िंदगी पर या फिर उनके अदबी खिदमत पर, उनकी नज़्म निगारी पर, तो आप उसमें से अपने हिसाब से पैरा लिख दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नज़्म जो कि इंडिया गेट है, उसमें जो जगन्नाथ आज़ाद ने क्या कहा है उस नज़्म के खुलासे की तरफ। नज़्म में
जेर निसाब नज्म इंडिया गेट प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद की एक जदीद नज्म है। जदीद यानी कि करंट, यानी कि बहुत ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि नए दौर की नज्म है। इस नज्म में शायर ने इंडिया गेट की अजमत का तस्करा तंजिया अंदाज में किया है, यानी कि इंडिया गेट की उन्होंने अजमत तो बताई है लेकिन खुशदिली से नहीं बताई है, एक तंज की तरह बताई है। क्यों तंज की तरह बताई है? क्योंकि इंडिया गेट की तामीर जो है वो अंग्रेजों ने कराई थी, जो कि ये गुलामी की निशानी है बकौल जगन्नाथ आजाद। उनको ऐसा लगता है जब भी वो इंडिया गेट को देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस नज्म में वो क्या कहते हैं। और इस बात की वजाहत भी कर दी है कि इंडिया गेट हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब जरूर है, लेकिन चूंकि इस इंडिया गेट की तामीर अंग्रेजों ने अपने अहद हुकूमत में की थी, इसलिए ये अजमत के साथ साथ गुलामी की अलामत भी है। अहद बाब जरूरी यानी कि जो हिंदुस्तान की तारीख है उसमें इंडिया गेट बहुत ही अहम मुकाम जरूर रखता है, लेकिन उसको देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि इसको अंग्रेजों ने बनाया था, तो ये अंग्रेजों की भी निशानी है। इसके बावजूद इंडिया गेट के वजूद से हिंदुस्तान की अजमत की पहचान नुमायां होती है। शायर को ये एहसास बार बार सताता है कि अपनी अजमत की पहचान के लिए दूसरों के मोहताज है, यानी कि उसको देख करके उसके इंडिया की अजमत का तो एहसास तो होता ही है, क्योंकि आप जब इंडिया गेट जाएंगे तो देखेंगे कि आज़ादी के लिए जो शहीदों के नाम वगैरह है सब उस पर नक्श किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो एक तरह से ये हिंदुस्तान की की अजमत की तो निशानी है ये कि देखो किस तरह से लोगों ने आज़ादी हासिल की, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि इंडिया गेट जो है वो गुलामी की भी निशानी है, कि ये हमको ये भी एहसास दिलाता है कि हम पहले गुलाम हुआ करते थे। इसी एहसास की वजह से शायर ने इंडिया गेट को गुलामी की अलामत करार दिया है और एक मुहब्बुल वतन शायर की हैसियत से, मुहब्बुल वतन यानी कि देशभक्त शायर की हैसियत से ये तस्वुर पेश किया है कि आज़ादी की तलब और हिंदुस्तान की अपनी पहचान हमारा सबसे बड़ा बुनियादी मकसद होना चाहिए है। तो इंडिया गेट को देख करके उनको वो आज़ाद जो शहीद लोग हुए हैं उनकी याद आती है, इस बात की याद आती है कि हम कभी गुलाम थे, तो उनकी जो देशभक्ति का है ये सबूत है। और हम देखते हैं कि यहाँ हर तरफ अफलास और नादारी का नक्शा नजर आता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी होने की हैसियत से इस अफलास व नादारी को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अंग्रेजी हुक्मरानों की तामीर कर वो इंडिया गेट पर फख्र का इजहार करते हैं। यानी कि इसको देख करके इसका भी एहसास होता है कि देखो हम कभी गुलाम हुआ करते थे और ये हमारी कमजोरी थी कि हम गुलाम थे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने सही मंजिल और मुल्की मकासद को समझना चाहिए। इसलिए अभी शायर क्या कह रहे हैं कि जो हो गया तो हो गया, लेकिन अभी क्या है, अभी हमको अपने जो सही नज़रिया है उसको और जो हम मुल्क के लिए हमारी जो काम है या कर्तव्य है उसको समझना चाहिए, मकसद को हमें समझना चाहिए। और इंडिया गेट को तारीख़ हिंद का एक यादगार के तौर पर कबूल करना चाहिए, लेकिन हमें अपने मुल्क के बुनियादी मसाइल की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। मुख्तसर ये कि इस नज़्म में शायर ने इंडिया गेट के पर्दे में हमारी कौमी गैरत पर पुरअसर अंदाज ललकारा है। यानी कि इंडिया गेट आज लोग देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन उसको आप एक तारीखी हैसियत से ही नहीं देखिए, ये भी देखिए कि इस आज़ादी को पाने के लिए कि इस लोगों ने कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। तो आप इस मुल्क के लिए जो आपके जो फ़र्ज़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनको अंजाम ज़रूर देना चाहिए, इस मुल्क से पूरी मोहब्बत करनी चाहिए। तो यही जो थॉट है वो जगन्नाथ आज़ाद इस नज़्म में बयान करना चाह रहे थे। तो ये था नज़्म इंडिया गेट का खुलासा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जो क्वेश्चन आंसर आपके बुक में दिए गए हैं, पहले आते हैं मुख्तसर तरीन सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला है जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए? 5 दिसंबर सन 1918 में। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? जवाब है तिलोक चंद महरूम। तीसरा सवाल है इंडिया गेट कहाँ है? जवाब है दिल्ली में। सवाल नंबर 4 है इंडिया गेट की तामीर किसने की? जवाब है अंग्रेजों ने। अगला सवाल जगन्नाथ आज़ाद के वालिद पेशे से क्या थे? जवाब है उस्ताद। जगन्नाथ आज़ाद ने किस मौजू पर एमए किया? फारसी। जगन्नाथ आज़ाद ने ऑनर्स किस मौजू में किया? फारसी। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ आज़ाद के वक्त तकसीम मुल्क के बाद कहाँ चले गए? आबा अजदाद जो थे, जो मुल्क की तकसीम के बाद इनके जो आबा अजदाद थे वो कहाँ चले गए? दिल्ली चले आए। यानी कि मुल्क का जब बंटवारा हुआ तो ये लोग कहाँ चले आए? दिल्ली। अगला सवाल है जगन्नाथ का इंतकाल कब कहाँ हुआ? 25 जुलाई सन 2004 को दिल्ली में हुआ। जगन्नाथ आज़ाद ने की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है यानी आपके सिलेबस में? जवाब है इंडिया गेट। अगला सवाल है इंडिया गेट कहाँ है? जवाब है दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट किसकी निशानी है? जवाब है गुलामी की। ये तो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला है मुख्तसर और तवील, इसमें मैं दोनों बता रही हूँ एक साथ ही। पहला है, इस नज्म में शायर ने जो कुछ कहा है उसे 5 जुमले में लिखिए, यानी कि इस नज्म में शायर क्या कहना चाह रहा है उसका खुलासा। और दूसरा है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बुक में दिया गया है, ज़ेर निसाब नज्म इंडिया गेट का खुलासा पेश कीजिए। यानी कि खुलासा क्या होता है, जो शायर इस नज्म में जो बयान किया है, जो कहा है वही होता है। तो अगर आपसे कुछ कहा है 5 जुमले में लिखिए, यानी कि शॉर्ट में लिखिए, तो आप इसको शॉर्ट में लिख दीजिए। और जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो पूरा खुलासा जो है वो लिख दीजिएगा। अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद के मुख्तसर हालात पर 5 जुमले में लिखे, यानी कि जगन्नाथ आज़ाद के बारे में कि वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या तालीम ली, कहाँ तालीम हासिल की, या आज़ादी के वक्त जो उनकी हालात ज़िंदगी मैंने अभी आपको बताई, तो उसमें से कोई 5 लाइन लिख दीजिएगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे जगन्नाथ आज़ाद की नज्म निगारी का जायजा लीजिए, तो जो उनकी नज्म निगारी अदबी खिदमात थी वो पैरा आपको पूरा लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, नज्म की मुख्तसर तारीफ कीजिए, यानी कि नज्म किसे कहते हैं? जवाब है, नज्म शायरी की एक अहम सिन्फ सुखन है, चूंकि गजल में किसी खास मौजू पर मुसलसल ख्याल पेश करना मुमकिन नहीं है। गजल क्या होता है? गजल का हर शेर अपने में मुकम्मल एक मायने रखता है, उसको एक दूसरे से जुड़ा नहीं होता है। लेकिन आपको अगर कोई ख्याल पेश करना है और कोई किस्सा या कहानी या कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा इज़हार ख्याल क्या होता है? नज्म होता है, कि आप उसमें अपने सारी बातें कह सकते हैं। हर मिसरा एक दूसरे से ताल्लुक रखता है, इसलिए मुसलसल ख्यालात को पेश करने के लिए निस्बतन नई सिन्फ नज्म को रिवाज दिया गया, यानी कि अपना पूरा ख्याल पेश करने के लिए किसको? नज्म वजूद में आई। नज्म के तमाम अशार फिक्री लिहाज से एक दूसरे से बाहम मरबूत होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नज्म में शायर का एक मौजू होता है जिसके तहत शायर अशार कहने का पाबंद होता है, यानी कि एक टॉपिक होता है, उसी के बारे में पूरी नज्म होती है। लेकिन गजल में ऐसा नहीं होता, गजल का हर शेर जो होता है वो अलग मायने देता है। यही वजह है कि अगर नज्म के बीच से कोई शेर निकाल दिया जाए तो नज्म का फिक्री तसलसल खत्म हो जाता है, यानी कि नज्म में अगर आप बीच से 1-2 लाइन हटा देंगे तो जो आप कहना चाह रहे हैं शायद वो आप उससे भटक सकते हैं, उसे पूरा मायने समझ में नहीं आएगा। नज्म के एक उन्वान होता है, उस उन्वान के तहत शायर को अशार कहता है, यानी कि नज्म जो होती है वो एक टॉपिक पर होती है, उसी टॉपिक उन्वान यानी टॉपिक, उसी टॉपिक पर पूरी नज्म कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद की 3 शेरी मजमूओं के नाम लिखिए। पहला है बेकरार, दूसरा है वतन में अजनबी और तीसरा है बुए रमीदा। तो ये 3 इनके शेरी मजमूए हैं। अगला सवाल है, इसमें ज़मीर की तारीफ लिखिए, यानी कि ज़मीर किसे कहते हैं? इसमें ज़मीर उस इसम को कहते हैं जो इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाए। ज़मीर यानी कि प्रोनाउन या सर्वनाम। इसमें ज़मीर उस इसम को कहते हैं जो इसम के बदले में इस्तेमाल किया जाए, जैसे वो, मैं, तुम वगैरह। इसका इस्तेमाल जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए किया जाता है। ज़मीर की 3 किस्में होती हैं, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज्म के पहले बंद की तशरीह कीजिए, यानी कि पहला पैराग्राफ जो है नज्म का उसकी आपको व्याख्या करनी है, तशरीह यानी कि व्याख्या। तो पहला जो बंद है वो कहाँ से? इंडिया गेट की रफत से लेकर के गुलामी की दलील तक, वो आपका पहला बंद यानी कि पहला पैरा है। इसमें शायर क्या कहना चाह रहा है? मंदाजा जेल अशार जगन्नाथ आज़ाद की ज़ेर निसाब नज्म इंडिया गेट का पहला बंद है। इस बंद में शायर ने दिल्ली में वाक़ तारीखी इमारत इंडिया गेट की तारीखी हैसियत को बयान किया है। दिल्ली में वाक़ यानी कि दिल्ली में स्थित, यानी जो इंडिया गेट है उसकी तारीखी हैसियत को बयान किया है। चुनांचे शायर कहते हैं कि इंडिया गेट एक तारीखी इमारत है जिसको अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुक्मरानी में दिल्ली में तामीर किया, यानी कि जब अंग्रेज़ों का दौर था, अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करते थे, तब उन्होंने इंडिया गेट की तामीर कराई थी। ये तारीख का एक खूबसूरत दरवाज़ा है जिसे अंग्रेज़ों ने निहायत खूबसूरत फन तामीर में बनवाया है। इंडिया गेट गैरों की मदद की एक अलामत है और अपनों की गुलामी की दलील है, यानी कि इंडिया गेट है क्या, वो दूसरों का बनाया हुआ है, तो वो दूसरों की एक अलामत है, लेकिन हमारा ये भी एहसास दिलाता है कि देखो हम गुलाम थे। इसलिए कि इस दरवाजे की तामीर मुल्क के गुलामी में हुई थी, इसलिए क्या है, ये गुलामी की भी एक तस्वीर है। इसके ऊपर जो शहीद हुए हैं इस मुल्क की आज़ादी में, उन लोगों के नाम है, तो उनको भी देख करके बहुत तकलीफ होती है और पता चलता है कि देखो कि हम गुलाम थे तो हमने क्या क्या खोया है।
तो ये जो था वो इस नज्म के पहले बंद का ये खुलासा था। अब एक क्वेश्चन है आपके बुक में, वाहिद से जमा बनाइए। तो वाहिद के गैर का अगयार, बाब का अबवाब, दलील का दलाइल, शख्स का अशखास और मकसद का मकासिद। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपके बुक में सवाल दिए गए हैं या एग्जाम्स में जो आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हो सके तो कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।